आदित्यनाथ योगी की कानून व्यवस्था को डायरेक्ट चुनौती अब अपराधी दे रहे हैं। हालात ये कि एसएचओ तक को भीड़ लाठियों से पीट रही है, थाने के सामने कत्ल किया जा रहा है। आजमगढ़ से गाजियाबाद तक योगी फोर्स को अपराधी सरेआम चैलेंज दे रहे हैं। आप सोचिए, जिस एसएचओ के पास इलाके की सुरक्षा का जिम्मा है, वो खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। आजमगढ़ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें थानेदार को भीड़ ने लाठियों से पीटा तो गाजियाबाद में अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ी कि थाने के सामने गोलियों की बौछार की। बदमाशों ने एक युवक का सरेआम मर्डर किया। मौके से बदमाश फरार हो। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की। भीड़ थानेदार पर टूट पड़ी। जो मिला उसी से एसएचओ की जमकर पिटाई की। ये तस्वीरें 6 जून 2025। गांव बर्रा, थाना बरदा और जिला आज सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे थानेदार राजीव कुमार सिंह को भीड़ लाठी डंडों से पीट रही है। कोई सिर पर वार कर रहा है, कोई पीठ पर, कि कोई हाथ पर और कोई पैर पर। भीड़ में कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं। जिसके हाथ में डंडा था, जिसके हाथ में रॉड थी, उसी ने एसएचओ को जमीन पर गिराकर पीटा। सोशल मीडिया पर खौफनाक हकीकत सामने है। कैसे एक पुलिस अफसर को जानवरों की तरह मारा। 5 जून को शादी समारोह था। 2 पक्षों में डीजे को लेकर मारपीट। पीड़ित पक्ष ने शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ राजीव कुमार भी पहुंचे। वो भीड़ को समझा रहे थे कि अचानक भीड़ ने उनको गिरा दिया और उसके बाद उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। पुलिस पर भीड़ के अटैक में एसएचओ समेत 5 पुलिस वाले घायल हुए। 19 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, ये यूपी के गाजियाबाद की जो दिल्ली से सटा है। सोचिए, जिस थाने में इंसाफ की उम्मीद लेकर कोई आता है, उसी थाने के दरवाजे पर किसी को गोलियों से भून दिया जाता है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के बाहर एक युवक को मौत के घाट उतारा गया पुलिस की आंखों के सामने। नाम रवि, उम्र 22 साल। अपनी जान का खतरा समझते हुए रवि खुद थाने पहुंचा मदद मांगने के लिए, लेकिन वहां सुरक्षा नहीं बल्कि मौत मिली। जैसे ही रवि थाने के बाहर पहुंचा, बाइक सवार बदमाश वहां धमके। 3 से 4 गोलियां चलाईं। एक गोली रवि को लगी और रवि ने वहीं दम तोड़ दिया। पुलिस गेट पर थी, लेकिन आरोप ये कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हम भाग के आए जी, फिर हम अपने बच्चे को उठा के ले गए। मेरा बेटा तो जी ऑन द स्पॉट वहीं बैठ गया था। थाने के सामने कितनी गोली चली? खान 4 गोली चली थी जी। 4 गोली 4 लोगों को ही मारने के लिए चलाई थी। एक मेरा भतीजा है, उसके गोली लगी, यहाँ से निकल के चली गई। रवि का गुनाह सिर्फ इतना कि अपने घर के बाहर हुई फायरिंग की शिकायत करने थाने आया था। बदले में मौत मिली। बदमाश आए, गोलियां चलाई, मर्डर किया, हथियार लहराते हुए निकल गए, लेकिन अभी तक वो हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एक तरफ योगी की पुलिस को चैलेंज दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसी पुलिस फोर्स का एक हिस्सा बदमाशों का हिसाब चुकता भी कर रहा है। मेरठ में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इनामी बदमाश आसिफ को पकड़ा। वो आसिफ जिसने गैंग के साथ मिलकर गौकशी की वारदात को अंजाम दिया। इन आजमगढ़ और गाजियाबाद में हुए वाकये, इन दोनों शहरों में हुए अपराध पुलिस को खुली चुनौती। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपराधियों के ऐसे ही हौसलों को सहारनपुर से लेकर हापुड़ तक और मेरठ तक तोड़ा भी जा रहा है। कहा जा रहा है कि योगी का यूपी है, जहां हर अपराध का फौरन हिसाब करने की रवायत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुलिस को योगी की फटकार के बाद अब बात संभल में हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और संभल की सड़कों पर जो कुछ हुआ था वो अचानक नहीं था बल्कि प्लानिंग के साथ हुआ। और अब उस साजिश के तार एक एक करके जुड़ रहे हैं। संभल में हुई हिंसा अब नई करवट ले रही है और इस साजिश की जड़ों तक पहुंचते हुए एक और नाम सामने है। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान वर्क, जो खुद को मजलूमों की आवाज बताते थे, अब खुद उस हिंसा की स्क्रिप्ट का किरदार हैं जिसने उत्तर प्रदेश को जहरीला बनाने की कोशिश की। तारीख 24 नवंबर 2024, जगह शाही जामा मस्जिद, संभल। वक्त सुबह करीब 10 बजे। यही वो वक्त था जब मस्जिद के बाहर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। देखिए कैसे पूरे मुस्लिम मोहल्ले में अराजकता फैल गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। पथराव, फायरिंग,
आगजनी। जामा मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर संघर्ष था। जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा था। उसी वक्त मस्जिद के बाहर उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और हर तरफ तबाही का मंजर था। यह सब तब हुआ जब संभल की उस जामा मस्जिद का ASI सर्वे हो रहा था, जिसमें हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। और अब उसी जामा मस्जिद का सदर जफर अली लगातार साजिशों की परतें खोल रहा है और कटघरे में खड़े हैं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, वही बर्क जिनके हिंसा में शामिल होने की बात खुद सदर ने कबूली थी। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कॉल रिकॉर्डिंग। जी हां, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और समाजवादी पार्टी सांसद बर्क के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग। संभल पुलिस की माने तो जफर अली के बयान और कॉल रिकॉर्डिंग के बाद मामला और मजबूत हो गया है। कॉल रिकॉर्डिंग में अहम सबूत मिले हैं। जिस वक्त हिंसा की योजना बन रही थी, बर्क किन लोगों के संपर्क में थे, पुलिस अब हर पहलू पर फोकस कर रही है। बर्क के मामले में कोर्ट में जल्द ही ट्रायल शुरू होगा। सांसद बर्क के संभल हिंसा में शामिल होने के मामले में पुलिस कोर्ट में मजबूती से पैरवी करेगी। 22 नवंबर को उनके द्वारा इकट्ठी की गई भीड़ और इस तरीके के तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा बखूबी अपराध पाए जाने पर उनको चार्जशीट किया गया है। इस मुकदमे को चंदौसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। जल्द ही चार्ज खत्म होने के बाद में ट्रायल की स्टेज पर लाया जाएगा। हिंसा के आरोपों के बीच बकरीद के मौके पर बर्क मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया था कि संभल के लोग मुसीबत में हैं, उन्हें त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा। संभल के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी त्योहार का अल्लाह का हुक्म है तो अपने त्योहार को मनाया जाता है, तो हम अपने त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि संभल के लोगों को मुसीबत में किसने डाला? क्या खुद बर्क साहब ने? क्या बर्क और सदर ने ही मिलकर संभल हिंसा की साजिश रची? ये सवाल इसलिए क्योंकि केस डायरी में भी सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क के संभल में हिंसा भड़काने के बड़े साक्ष्य मिले थे। केस डायरी में सदर जफर अली का कबूलनामा था कि उस पर संभल के सांसद का दबाव था। बर्क ने फोन पर कहा था कि मैं बेंगलोर में हूं, इतनी जल्दी संभल नहीं आ सकता, मेरे बाद आप ही सर्वा हैं, इसलिए लोगों को इकट्ठा करें और सर्वे का विरोध करें। पुलिस की जांच में फंसते बर्क और संभल के मुस्लिम कह रहे हैं कि उनका करियर खत्म करने की साजिश हो रही है। जब से भाजपा सत्ता केंद्र में पिटीशन आई, उसका काम है विपक्ष को दबाना, चाहे वो आजमगढ़ हो या और भी जितने भी नेता विपक्ष के रहे हों, उन्हें दबाना, उनके खिलाफ FIR कराना, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। जियाउर रहमान इसमें दोषी है। फिलहाल जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मिले पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। अब कोर्ट तय करेगा क्या एक सांसद होने के नाते जियाउर रहमान बर्क ने अपने पद की गरिमा के साथ विश्वासघात किया। क्या उन्होंने जनता को भड़काकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा का रास्ता चुना? सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में थानों के बाहर सड़कें कबाड़ घर और अतिक्रमण का अड्डा बन चुकी। ये कबाड़ किसी बाहरी अतिक्रमणकारी का नहीं, बल्कि खुद थानेदारों ने थाने की बाहर की सड़कों पर जमा किया। और इसके कहने की पीछे वजह है, गोरखपुर में सीएम योगी को कैंट थाने के बाहर जो कबाड़ वाली गाड़ियों का ढेर दिखा, वो ऐसा था कि मुख्यमंत्री को खुद गाड़ी रोकनी पड़ी। सीएम योगी गाड़ी से उतरे और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ये तस्वीरें उसी दौरान की मैं दिखा रहा हूं। सीएम योगी ने पुलिस वालों को, वर्दीधारियों को ऐसा आईना दिखाया कि पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में इस तस्वीर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। गोरखपुर में कैंट थाने के पास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न पुलिस को थी, न ही प्रशासनिक अधिकारियों को। अचानक सीएम योगी की नजर थाने के बाहर धूल खाती खड़ी बेतरतीब गाड़ियों पर पड़ी। सीएम की गाड़ी अचानक रुक गई। सीएम योगी गाड़ी से उतरते हैं, अधिकारी हड़बड़ाकर पास आते हैं। गाड़ी से उतरते ही सीएम योगी एकदम एक्शन मोड में आ गए और टॉप अधिकारियों को तलब कर दिया। योगी आदित्यनाथ का सवाल सीधा था। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि ये गाड़ियां यहां क्यों हैं?
अधिकारी बोले, सर ये मुकदमे वाली गाड़ियां हैं। ये सुनते ही सीएम भड़क उठे। कहा कि अगर ये मुकदमे वाली गाड़ियां हैं तो इनका रखरखाव और अच्छा होना चाहिए। योगी ने अधिकारियों से भी दो टूक कहा कि पुलिस ही अतिक्रमण करेगी तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जाए। सीएम की यह फटकार सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। जो गाड़ियां बरसों से वहीं खड़ी थी उन्हें हटाने का काम उसी वक्त शुरू हो गया। लेकिन क्या सिर्फ गोरखपुर में ये हाल है या और भी शहरों में यही आलम है? ये जानने के लिए जी न्यूज ने थानों के बाहर रियलिटी चेक किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। इस मामले में लखनऊ के भी थानेदार पीछे नहीं है। लखनऊ के भी थाने के बाहर अयोध्या रोड पर, जो कि काफ़ी व्यस्तम रोड है, वहाँ पर भी देखिए तो माल मुकदमाती में अवैध जब्त गाड़ियाँ सड़क पर ही पार्किंग की गई हैं। यही हाल आपको बता दें तो लखनऊ के कई थानों का है। सड़कों पर ही बेतरतीब तरीके से गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं। और यही नहीं, एसएचओ की गाड़ी देखिए तो बीच रोड पर खड़ी है। अब लखनऊ के एक और थाने से रिपोर्ट देखिए, कैसे मुकदमे के नाम पर गाड़ियां सालों तक वहीं सड़ रही हैं। महानगर थाने के बाहर का है, जहां पर तमाम गाड़ियां अवैध तरीके से अतिक्रमण करके यहां पर खड़ी की गई हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां कंडम हो गई हैं वो भी यहां पर खड़ी हैं, काफ़ी पुरानी है। बताया जा रहा है कि कई सालों से यहां पे खड़ी हैं। ई रिक्शा हो, कार हो, कारों पर मुकदमा भी लिखा हुआ है। और देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं, ई रिक्शे हैं, यहाँ पर इस थाने के बाहर खड़ी हैं। अतिक्रमण यहाँ पे किया जा रहा है क्योंकि सीएम योगी ने साफ तौर पे गोरखपुर में कैंट थाने के बाहर कहा था कि जब पुलिसकर्मी ही अतिक्रमण कर रहे हैं तो आम आदमी क्या करेगा। गोरखपुर में खुद अपनी आंखों से जब सीएम योगी ने थाने वाला अतिक्रमण देखा तो आग बबूला हो उठे। और फिर जो हुआ वो सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूरे यूपी के थानों के लिए संदेश बन गया। पुलिस ही थाने के सामने सड़क पर अतिक्रमण करेगी तो हम आम आदमी को भला कैसे मना करेंगे। मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब अधिकारी नहीं दे पाए और उन्होंने आनन फानन में तत्काल जो है शहर से बाहर यार्ड बनाने के लिए एक स्थान भी मुहैया कराया, जिसके बाद शहर से वाहनों को हटाने का अभियान चल पड़ा है। मुख्यमंत्री के सख्त तेवर देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और जल्द ही शहर से जो सड़कों पर बेतरतीब खड़े कबाड़ वाहन हैं उन्हें हटाकर एक यार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। नागेंद्र त्रिपाठी, जी मीडिया, गोरखपुर। सावन आने वाला और शिव भक्तों की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। लेकिन इस बार सरकार सिर्फ आस्था नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी सख्त है और खासतौर पर होटल और ढाबा संचालकों को लेकर सरकार नया आदेश जारी कर रही है, जिसमें एक बार फिर सावन में दुकानों पर पहचान का टैग लगाना जरूरी होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई के लिए भी उनको तैयार रहना होगा। रिपोर्ट जरा देखिए। कांवड़ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिव भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। गंगा तट से लेकर भोले के धाम तक की सड़कों पर बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई देने वाली। अब अपने कंधों पर गंगा जल लेकर अपने शिवालयों की ओर निकल पड़ेंगे। श्रावण मास की इस सबसे पवित्र यात्रा में हरिद्वार और गंगोत्री से जल लेकर निकले श्रद्धालु यूपी से गुजरते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ओर जाते हैं और मुजफ्फरनगर पहला प्रमुख जिला है जो इस यात्रा का अहम रूट बनता है। यात्रा की व्यापकता और भीड़ भाड़ को देखते हुए इस बार सरकार ने पहले से ही सख्त तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को दुकान के बाहर नाम लिखने के निर्देश दिए हैं। यहाँ जो दुकानदार हैं, जो ढाबा और रेड़े और ये सब लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनसे पिछली बार ही अवगत किया गया था कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण से कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसलिए अगर कोई जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखें, जो वेज हैं वो लिखें, जो नॉन वेज वो लिखें। मंत्री ने यह भी साफ किया कि सावन महीने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जमीनी स्तर पर तैयारियों की निगरानी खुद डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा कर रहे हैं। गंग नहर पटरी मार्ग पर लाइटिंग, बैरिकेडिंग, ट्रांसफार्मर सुरक्षा और पेड़ों की छटाई का काम तेजी से चल रहा है। जहां पर हमारे सम्मानित कांवड़ वाले रुकेंगे
उन स्थानों पर चिन्हित करके जहां जहां पर उनका रास्ता है, मार्ग है, उन सभी का बिजली विभाग का भी लेकर के, तार अगर नीचे है तो उसका भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा सिर्फ राजनीति में होता है कि कोई आम कर्मचारी के सीने पर हथियार रख के उसको धमकी दे, दबंगई दिखाए, लेकिन ऐसे कारनामे को अंजाम देने वाली रिवॉल्वर रानी पर एक्शन के बजाय उसको सम्मानित किया जाए। ये तस्वीरें आपको याद हो, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी और इन तस्वीरों के बाद कई सवाल भी उठे। इनको झांसी की रानी बताया जा रहा। एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा हथियार लहराने वाली महिला नाम अरीबा, इनको कांग्रेस बधाई दे रही है और इनकी तारीफ की जा रही है। और इसी के बाद कांग्रेस पर एक बार फिर आरोप लग रहा है तुष्टीकरण का। जिसने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर रिवॉल्वर तानी, उसे सियासत ने बनाया झांसी की रानी। हरदोई की अरीबा खां का रिवॉल्वर तानने वाला वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पर जिस अंदाज में अरीबा खान ने दबंगई दिखाई, उसे देखकर हर कोई चौंक गया। हालांकि योगी फोर्स ने फौरन ही पेट्रोल पंप कर्मचारी के सीने पर रिवॉल्वर सटाकर धौंस दिखाने वाली लड़की और उसके पिता पर केस दर्ज कर रिवॉल्वर जब्त कर लिया। यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही है। इस बीच कर्मचारी को धमकाने और सरेआम हथियार लहराने वाली लड़की को कांग्रेस ने सम्मानित किया है। हरदोई के कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे के साथ एक डेलीगेशन अरीबा खान के घर पहुंचा और उसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर देते हुए सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इसे प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को चरितार्थ होते हुए बताया है। कांग्रेस के इस सियासी स्टंट और तुष्टीकरण की राजनीति पर लोग हैरान हैं, क्योंकि यूपी में योगी सरकार है जिसका सख्त निर्देश है कि अपराधी, गुंडा माफियाओं और आम लोगों पर दबंगई दिखाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों के नेता धमकीबाज अरीबा खान के इस कांड की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। कांग्रेसी लोग शाहबाद में आए हैं, उसको सम्मानित किया है और उसका हौसला अफजाई किया है कि कोई भी ऐसी घटना होती है, अगर बात सम्मान पे आती है, बात परिवार पे आती है, तो जो कदम आप उठाओ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है इस चीज को लेके कि अगर हम अपने माता पिता की रक्षा के लिए कोई हथियार उठाओ तो भी गलत नहीं होगा। रात का समय था और मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर अकेली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो लोग अब मार देंगे और उनकी बार बार धमकी दी जा रही थी उनकी तरफ से कि हाँ घर में बैठो, तुम सबको फूंक देंगे। तो इस पर मैंने वो एक्शन लिया। अरीबा ने जो किया, कोई भी सभ्य इंसान उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन शायद कांग्रेस को लगता है कि वो अरीबा की तारीफ करके मुस्लिम वोटर्स को खुश कर पाएंगे और यूपी में योगी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यूपी पुलिस अब ऐसी दबंगई को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि सख्त सबक सिखाती है। इस मामले में भी योगी फोर्स की जांच जारी है। जल्द ही रिवॉल्वर रानी के खिलाफ भी पुलिस सख्त एक्शन ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इजराइल अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद ईरान झुक नहीं रहा। खामनेई ने साफ कहा कि थोपे गए युद्ध और ट्रंप की धमकियों से ईरान डरेगा नहीं, और यहां तक कहा कि इजराइल कमजोर है, ईरान का मुकाबला कर नहीं सकता और इसलिए इस बार अमेरिका आ रहा है मदद करने की। खामेनेई की ट्रंप को ललकार, सीज फायर नहीं स्वीकार। ईरान नहीं झुकेगा तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा? इजराइल और ईरान के बीच टकराव को एक हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन ना तो ईरान समझौते के लिए तैयार है और ना ही इजराइल के हमलों से वो डर रहा है, बल्कि ईरान ने अमेरिकी धमकियों को दरकिनार कर इजराइल पर अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। जिससे अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो सकती है। दरअसल ईरान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ट्रंप के गुस्से की आग को भड़काते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दे दी है कि हमें आतंकवादी शासन को मजबूत जवाब देना होगा। ईरान कोई रहम नहीं दिखाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं। ट्रंप अपनी बेतुकी बयानबाजी से मांग करते हैं कि ईरान के लोग उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें। उन्हें उन लोगों को धमकियां देनी चाहिए जो उनकी धमकियों से डरते हैं।
ईरान ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं है। ईरान किसी भी जबरन शांति के सख्त खिलाफ है। साथ ही ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान हमेशा की तरह थोपे हुए युद्ध के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहेगा। ईरान इजराइल पर हमले तो कर ही रहा है, साथ ही अमेरिका को धमकियां भी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे खामेनेई को मारने की धमकी दी थी और जल्द समझौता करने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ ईरान को चीन और रूस का समर्थन मिल रहा है। चीन डिफेंस कार्गो ईरान में भेज रहा है। इस बीच जिनपिंग और पुतिन की मिडिल ईस्ट में टकराव को लेकर बातचीत हुई है, जिसके बाद खामेनेई ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका जंग में उतरता है तो विश्व युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका धमकी देकर ईरान को नहीं झुका सकता। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिकी बेसों पर हमला करना ज्यादा आसान है क्योंकि वो खुले ठिकाने में है। खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ट्रंप ने खामेनेई को धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका को सुप्रीम लीडर खामेनेई की सटीक लोकेशन पता है और वो बहुत ही आसान टारगेट है, लेकिन हम उनको मारने वाले नहीं हैं। फिलहाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा है। साफ है कि दोनों तरफ से धमकियां और चेतावनियों का दौर जारी है। दो बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गली के गुंडों जैसे बयान दे रहे हैं, एक दूसरे को देख लेने की वार्निंग दे रहे हैं और ईरान का अमेरिकी डील न मानना अब मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज में अपने बेस और फेडरल एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि खामेनेई ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिका से न्यूक्लियर डील नहीं की तो अगले कुछ घंटों में ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई झुकने को तैयार है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका रुकने को तैयार नहीं, और इसलिए अब ईरान ने अपने जंगी गोदाम से सबसे खतरनाक हथियार निकाले, जिनके सामने इजराइल का डिफेंस सिस्टम जवाब दे रहा है। ईरान के खतरनाक हथियार अब इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान कर चुका है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी, इजराइल में तबाही। ईरान का ताबड़तोड़ अटैक, इजराइल का डिफेंस सिस्टम ब्रेक। ईरान और इजराइल के बीच लगातार छठे दिन भी जंग जारी है और इस बीच बीती रात ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे खतरनाक सेजल मिसाइल दाग दी। ईरान ने इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बीरशेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 से ज्यादा मिसाइल से अटैक किया, जिसकी चपेट में करीब 200 लोग आए। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर और टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया, तो वहीं ईरान की मिसाइल सोरोका हॉस्पिटल पे गिरी, जिससे 1000 बेड वाला अस्पताल ध्वस्त हो गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। नेतन्याहू ने ईरान को अस्पताल पर मिसाइल अटैक करने को लेकर सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि इजराइल तेहरान में बैठे अत्याचारियों से इस हमले की कीमत वसूलेगा। ईरान ने इजराइल पर जो सेजल मिसाइल मारी वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको रडार आसानी से नहीं पकड़ पाता। ये साउंड की स्पीड से भी तेज चलती है और 2 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान ने गुरुवार सुबह राजधानी तेल अवीव के नजदीक रमतगंज शहर पर हमला किया, जिसमें 20 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई है। आपको बता दें कि इजराइल का ये इलाका दुनिया की सबसे बड़ी हीरा मंडी में से एक है। जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए और ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। चेतावनी की वजह से ईरान ने इस इलाके को पहले ही खाली करा लिया था। इसके बाद इजराइल ने खतरनाक हर्मीज ड्रोन से भी अटैक किया, मगर पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने हर्मीज ड्रोन को मार गिराया, जबकि इजराइल का ये ड्रोन काफी खतरनाक माना जाता है। हर्मीज ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है। कई तरह के हथियारों और सेंसर से ये लैस है। 30 घंटे तक आसमान में रह सकता है और इसकी पेलोड क्षमता 992 पाउंड तक है। ये इतना सटीक है कि बस में एक ड्राइवर को भी मार सकता है और पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को जिंदा छोड़ सकता है। जाहिर है दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं।
ईरान के अटैक से तेल अवीव का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, आयरन डोम भी काम नहीं आया। लेकिन अब नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इन हमलों की कीमत ईरान जल्द चुकाएगा। पिछले एक हफ्ते के दौरान इजराइल के हमलों से अब तक ईरान में 630 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मारे गए लोगों में 263 ईरानी नागरिक हैं, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस से ईरान पर और बड़े हमले की तैयारी चल रही है। अगर आने वाले दिनों में ईरान समझौता नहीं करता तो युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करीब एक हफ्ते से इजराइल ईरान के बीच युद्ध जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों देश बिना किसी मदद के और कितने दिन तक एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। ये वॉर सिचुएशन कितने दिन तक और लगातार जारी रह सकती है। ईरान और इजराइल के पास में और कितने दिन की वॉर एम्युनिशन बाकी है। दोनों देशों के बॉर्डर नहीं मिलते, इसलिए युद्ध ज्यादातर ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स पर डिपेंडेंट है, और इसमें भी सबसे ज्यादा काम आएगी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा जखीरा ईरान के पास है। 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली 2000 मिसाइल ईरान के पास हैं, जिनमें से अब 400 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान इजराइल पर इस्तेमाल कर चुका है। इनमें लगभग 1600 से 1700 मिसाइल बची, जबकि इजराइल बड़ी संख्या में मिसाइल अटैक को रोकने में नाकाम है। इजराइल एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में काफी हद तक नाकाम साबित है। अब जानना जरूरी है कि ईरान के पास वो कौन कौन से मिसाइल हैं जो इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो रही है। पहली बैलिस्टिक मिसाइल है सेजल, जिसके हमले से अब तक इजराइल उबर नहीं पाया। सेजल की मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल खोर्रम, जो 2000 किलोमीटर तक 1500 किलो पेलोड के साथ जा सकती है। तीसरी इमाद, रेंज 2000 किलोमीटर, MAR भी तकनीक से लैस है। फिर खैबर शिकन, ये ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर। पांचवें नंबर पर फतेह आती है, 1400 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। वजन 350 से 450 किलोग्राम तक होता है। ये तमाम वो खतरनाक ताकतें ईरान। लेकिन ईरान की ताकत जानने के बाद भी अब जानना यह भी जरूरी है कि इजराइल अमेरिका की मदद के बिना कितने दिन तक सामने टिक सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर सिर्फ 10 से 12 दिन रोकने की ताकत बची है। डिफेंस हथियारों को रीस्टॉक करने की जरूरत। अगले हफ्ते से डिफेंस सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर ईरान एक साथ ढेरों मिसाइल मारता है तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम उसको रोकने में नाकामयाब साबित है। इस पूरी लड़ाई के बीच एक बात कॉमन है कि अगले 48 घंटे इस पूरी वॉर सिचुएशन के लिए बहुत अहम है। क्या ईरान के खिलाफ जंग में सीधा अमेरिका की एंट्री होने वाली है? पहला सवाल कई हैं, जिनका जवाब अगले कुछ घंटों में दुनिया के सामने आना तय है। अमेरिका की जंगी तैयारी। आज की रात ईरान पर भारी हमले का प्लान रेडी। तेहरान में भीषण बमबारी, B-2 बॉम्बर का प्रहार, फोर्डो पर होगा पलटवार, खामनेई को सरेंडर की चेतावनी, फिर तेहरान को घेरने के लिए फाइटर जेट्स की तैनाती, और अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी। यानी जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ईरान के लिए खतरे की घंटी और तेज हो रही है। ईरान के लिए अगले 48 घंटे बेहद खास हैं, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने जो दावा किया उसकी माने तो अमेरिका की इस युद्ध में सीधी एंट्री होने वाली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के कई बड़े अधिकारी ईरान पर हमले की प्लानिंग में हैं। साथ ही अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज सैन्य कार्रवाई की तैयारी में हैं। सूत्रों के माने तो प्लान पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया और इसीलिए अमेरिका ने ईरान पर अभी हमला नहीं किया। लेकिन अगले कुछ घंटों में अमेरिका का वॉर प्लान तैयार होगा, जिसके बाद ईरान और खामनेई पर जबरदस्त हमला होगा। इसके पहले अमेरिका में इजराइल के राजदूत येशिल लेटर ने कहा कि गुरुवार या शुक्रवार को इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान में इजराइल कुछ ऐसा करेगा जिससे ईरान पूरी तरह से सरप्राइज रह जाएगा, यानी इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा और इन हमलों से ईरान ना तो संभल पाएगा और ना ही जवाब दे पाएगा। अब जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को सुनिए। इस बयान को सुनने के बाद आप समझेंगे कि कैसे इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान में कुछ बड़ा करने वाले हैं, और वो भी गुरुवार शुक्रवार के दौरान। जहां अमेरिका एक तरफ ईरान को सरेंडर करने की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ ईरान को चारों तरफ से घेर रहा है। तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान और यूएई में अमेरिका के एयर और नेवल सैन्य बेस हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ने अपनी जमीनी बलों की तैनाती बढ़ाई। एक तीसरा नेवी डिस्ट्रॉयर पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर
अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही अरब में कुल 45 जगहों पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इन सभी बेस पर अमेरिका ने अपने ताकतवर फाइटर प्लेन और घातक मिसाइलों की तैनाती, यानी ट्रंप का एक इशारा और चारों तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हमला। राजधानी तेहरान से लेकर फोर्डो तक बस तबाही, इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। इजराइल ने ईरान के अराक में उसके न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे 1500 किलोमीटर दूर अराक में इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमला किया और पूरे प्लांट को बर्बाद किया। और जब युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री होगी तो ये और घातक होगा। पूरी दुनिया जानती है कि जब अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो तबाही कैसे मचाता है। और इस बार टारगेट है ईरान, जहां 48 घंटों में बड़ा कोहराम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।